चर्चा कर रहे थे और देख रहे थे पंच प्रयाग के बारे में, अर्थात गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले पंच प्रयाग का निर्माण करती है। और ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें देखें, पंच प्रयाग में यहाँ पे 4 प्रयाग आपको दिया गया है और इसी देव प्रयाग से ही गंगा का जन्म होता है। देव प्रयाग में ही गंगा गंगा के रूप में विकसित होती है। आवाज आ रही है? के रूप में विकसित होती है। इसमें देखें, सबसे पहले देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। देव प्रयाग में किसका मिलन होता है? अलकनंदा और भागीरथी का। उसके बाद है कर्ण प्रयाग में किसका मिलन होता है? ये अलकनंदा और पिंडार नदी का। उसके बाद है और वो है नंद प्रयाग में किसका मिलन होता है? ये होता है आपका अलकनंदा और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का। हाँ? अलकनंदा में यानी कि रुद्र प्रयाग का मिलन किसमें होता है? ये होता है अलकनंदा मंदाकिनी। नंद प्रयाग का किसका होगा? विष्णु, गंगा और मंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग किसका होगा? इसका। और आपका देव प्रयाग इसका। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन देखिए, कोई मिल रहा है? बी, ये वाला। यानी कि ये प्रयाग है। इसमें एक प्रयाग और छूटा है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग किसका किसका मिलन होता है? ये धौली गंगा और विष्णु गंगा का। धौली गंगा और विष्णु गंगा का मिलन होता है और उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। यही पंच प्रयाग है। गंगा मैदानी क्षेत्रों में उतरने से पहले पंच प्रयाग का निर्माण करती है। ये पंच प्रयाग यहाँ पे हमने बातें किया। पंच प्रयाग कौन कौन सी नदी बनाती है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नंद प्रयाग है, इसमें मुख्य रूप से होना चाहिए भिलंगना और भागीरथी, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। इसीलिए इसका 3 प्रयाग जब मिल रहा है तो इसे आसानी से आप निकालेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक बार आईएएस में पूछा, वहीं से उठा के 2013 के समीक्षा अधिकारी में भी रखने का काम किया। जो देव प्रयाग है, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन बिंदु, यही से किसकी शुरुआत होती है? गंगा की शुरुआत होती है। गंगा मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। आगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी के तट पर ही केदारनाथ धाम है। मंदाकिनी नदी के तट पर ही कौन सा धाम है? केदारनाथ धाम। और वही आके किसमें मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा के तट पे कौन सा धाम है? बद्रीनाथ धाम है। 2 धाम पूछे जाते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ धाम मंदाकिनी के तट पे है और अलकनंदा के तट पे है, जिसे बद्रीनाथ धाम कहा जाता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा है। मंदाकिनी अलकनंदा से संबंधित है। चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। आगे है पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। अलकनंदा की, काली नंदा की, गोमती नदी का, शारदा नदी का। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो किसका लगाना है? काली नदी। अगर पूर्वी धौली गंगा की बात करेंगे, काली नदी की सहायक नदी है। जो काली नदी भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाती है। भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाती है।
उसी की सहायक नदी है काली नदी, उसी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। आगे है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? कहां पे मिलती हैं? तो आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन बिंदु होता है। आगे है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो इसका एक लाइन में आंसर क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा भागीरथी कहां आकर गंगा नदी बनाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये बीपीएससी में भी पूछा है। इसका आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और वहीं से बाहर निकलती है, गंगा के रूप में बाहर निकलती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, यानी कि केदारनाथ है जिस नदी के किनारे है, तो उसका आंसर क्या होगा? मंदाकिनी। मंदाकिनी के किनारे कौन सा है? केदारनाथ, यानी कि ये मंदाकिनी हो गई। और वही रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी किसके साथ मिल जाती है? अलकनंदा के साथ मिल जाती है। आगे है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? फिर बद्रीनाथ आ गया, तो कौन सा होगा? अलकनंदा। अलकनंदा के तट पे बद्रीनाथ और मंदाकिनी के तट पे केदारनाथ। भारत की सबसे बड़ी नदी वाह नदी कौन सी है? सबसे बड़ी बहने वाली नदी, तो इसमें देखें महानदी 800 किलोमीटर, गोदावरी कितना? 1465 किलोमीटर, नर्मदा कितना? ये 1300 कुछ होगा, और लास्ट है गंगा 2525, यानी कि सबसे लंबी कौन सी नदी हो जाएगी इसमें? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक होगी। अगर प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जाएगा हिमालय को छोड़ के, उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूछ दिया सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी नदी है और वो है गंगा। गंगा नदी है। भागीरथी नदी निकलती है, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा भागीरथी नदी कहां से निकलती है, तो इसका आंसर क्या होगा? गंगोत्री, गोमुख से, विष्णुप्रयाग से, तपोवन से। क्या हमें लगाया जाए? गोमुख। गोमुख हिमानी से निकलती है, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमानी से निकलती है। ए आंसर। आगे है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, चिन्हित कीजिए। क्या होगा? गोमती। गोमती नदी का एकमात्र जन्म स्थान है, मैदानी क्षेत्र है। बाकी सभी नदियों को देखेंगे किसी न किसी पहाड़ से निकल रही है, लेकिन गोमती नदी कहां से निकलती है? पीलीभीत के फुलहरिया झील से निकलती है। पीलीभीत के फुलहरिया झील से निकलती है गोमती नदी, एक दलदल से निकलती है। पीलीभीत के फुलहरिया झील से निकलती है। पीलीभीत के फुलहरिया झील से निकलती है। सोन नदी, ये दलदल क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र से निकलती है गोमती नदी। सोन नदी देखा जाए तो ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप जाके गंगा में मिल जाती है। सरयुग नदी ये नेपाल से निकलती है। रामगंगा नदी निकलती है नैनीताल के समीप से, लेकिन पीलीभीत के दलदल से निकलती है, प्रीपेट दलदल नाम है, प्रीपेट दलदल नाम है, उससे निकलती है गोमती नदी।
आगे देखते हैं, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। अगला है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सही है और व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, ऊपर वाला सही है, लेकिन ये भी गलत है। वो उस समय मृत प्राय दिखती है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू बहती रहती है। भले प्रदूषण के कारण, जल स्तर कम हो जाने के कारण यहां पे लगता है कि गंगा सॉरी यमुना बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन उसमें निरंतर जल प्रवाह बना रहता है। निरंतर जल प्रवाह बना रहता है, तो ये सही है, लेकिन आर गलत है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें देखिए क्या होगा? रामगंगा। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है और कनौज के समीप आके गंगा में मिलती है। जबकि बेतवा यमुना की सहायक नदी है, चंबल भी यमुना की सहायक नदी है, केन भी यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, यानी कि डी आंसर होगा इसका। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी कहां से निकलती है? चौखंबा से, बंदरपूछ से, नंदा देवी से, नीलकंठ से। कहां से निकलती है? तो बंदरपूछ से निकलती है। कहां से निकलती है? बंदरपूछ से निकलती है। बंदरपूछ कहां पे है? ये उत्तराखंड में यमुनोत्री के पास है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला में बंदरपूछ है, वहीं से निकलती है। आगे देखते हैं, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ सजाना इन्हें। तो इसमें देखें, अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे यमुना बह रही है और आके गंगा में प्रयाग में मिल जा रही है। प्रयाग में मिल जा रही है। तो अब इसमें देखें, सबसे पहले आपको इटावा दिखाना होगा। चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ पे मिलती है? इटावा में। इटावा में। उसके बाद दूसरा देखें, फिर आपका रहेगा और वो रहेगा सिंध नदी। सिंध नदी आके कहाँ पे मिलती है? ये हमीरपुर के ऊपर मिलती है। फिर देखें बेतवा नदी, और बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है? हमीरपुर में। और फिर केन नदी बांदा में, बांदा में मिलती है। तो इस तरह यहाँ पे सबसे पहले आपको चंबल लगाना होगा। 4 3 1 2। कोई है ऑप्शन? 4 3 2 1 2। सबसे पहले इटावा में चंबल को लगाना होगा, फिर बढ़ते जाइए, फिर सिंध को लगा दीजिए, फिर बेतवा को लगाइए, और फिर किसको लगा दें? केन को लगा दें। ये आंसर होगा इसका। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? अब इसमें क्या होगा? सोन। सोन नदी, सोन नदी किससे मिलती है? गंगा से। बाकी केन, बेतवा, चंबल, ये सब आके किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? अब चंबल की सहायक नदियां पूछ दिया। क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। कौन होगा? बेतवा। बेतवा नदी आके किसमें मिलती है? यमुना में। कहां में मिलती है? बांदा के समीप। बांदा के समीप मिलती है, इसलिए क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती सब आगे चंबल में मिलती है। और चंबल आगे कहां पे मिल जाती है?
चंबल आके इटावा में मिल जाती है यमुना में, यानी कि बेतवा होगा इसमें। आगे है बेतवा नदी निकलती है, पूछ दिया, अरावली की पहाड़ी से, सतपुड़ा के पहाड़ी से, बिंद की पहाड़ी से, पश्चिमी घाट से। तो इसमें आंसर क्या होगा? बिंद की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के बिंद की पहाड़ी से निकलती है। बिंद की पहाड़ी से बेतवा निकलती है। आगे है बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्रा से, सोन से। किससे मिलती है? यमुना से। यमुना नदी से मिल जाती है बुंदेलखंड में बांदा के समीप। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी कि उत्तर की ओर बहते हुए आके मिलती है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो इसका आंसर क्या होगा? सोन। सोन नदी निकलती कहां से है? आपके मध्य प्रदेश से ऊपर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहते हुए आके पटना के समीप किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? अब बाएं से नहीं मिलती है, इसको कैसे निकालेंगे? इसमें क्या है, ये जैसे गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, बह रही है, और अब यहां पे देखें ऊपर वाला जो तट होगा वो बायां होगा और नीचे वाला जो तट होगा वो दाहिना होगा, दाहिना होगा। तो अब यहां पे देखें, यहां पे गोमती नदी बाएं तट पे मिली, उसके बाद सरयुग नदी ये भी बाएं पर मिली, क्योंकि ये सब हिमालय से निकल रही है और ऊपर से आगे डायरेक्ट किस में मिल रही है? गंगा में। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे सोन नदी नीचे से निकल रही है और जाके पटना के समीप किस में मिल रही है? गंगा में मिल रही है। यानी कि दाहिने तट पे कौन मिलती है? सोन। तो बाकी सब किस तट पे मिल रही है? बाएं तट पर, और ये दाहिने तट पे मिलती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सोन नदी। सोन नदी। आगे है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? पहला भांडेर, दूसरा कैमूर, तीसरा मैकल, चौथा मुकुंदवारा, यानी कि कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ियां जमुना और सोन के बीच में है, और एक तरफ सोन नदी की सहायक नदियां बहती है तो एक तरफ यमुना की सहायक नदियां बहती है। उसमें कैमूर द्विभाजक का कार्य करता है, जो सीधे सीधे बिहार से लेकर कैमूर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है तो महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक नदी। अब इसमें लंबाई के आधार पर देखना है तो सबसे लंबी नदी इसमें कौन हो जाएगी? सोन, 780 किलोमीटर होगा। बाकी गंडक का 600 होगा, रामगंगा 400 होगा, महानंदा भी इसी तरह से 600 के आसपास होगा। तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? सोन। महानंदा 207, सोन 7000 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा 70,000 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा 30, गंडक 45, यानी कि सबसे अधिक सोन होगा। आगे देखते हैं मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है या उपखंड है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का, महानदी डेल्टा का, बंगाल डेल्टा का, कावेरी डेल्टा का? किसको लगा दिया जाए? बंगाल डेल्टा। मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक विभाग है? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? और वो है बंगाल डेल्टा।
बंगाल डेल्टा। आगे है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? पहला शंख, दूसरा उत्तरी कोयल, तीसरा दक्षिणी कोयल, चौथा बराकर। इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी प्री 2019 में पूछा है, गंगा नदी घाटी का कौन सी उप नदी है? तो क्या लगा दिया जाए? दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है? ये झारखंड से निकलती है, झारखंड से निकलती है और आके किसमें मिल जाती है? सोन नदी में मिलती है। इसीलिए ये क्या है? एक तरह से उप नदी है, सहायक में भी उप नदी है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, जे में पूछा है। गंगा नदी घाटी का कौन सा उप नदी है? दक्षिणी कोयल। ये सोन की सहायक नदी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। अब यहां पे देखें, ये बीपीएससी प्री 2019 में ही पूछा है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो अब यहां पे देखें, बक्सर से ही शुरू कर दीजिए। बक्सर, बक्सर के बाद आरा, आरा, पटना, पटना के बाद फिर आपका भागलपुर, मुंगेर, मुंगेर, समस्तीपुर, कटिहार, कटिहार। उसके बाद ये कटिहार से आगे निकलती है, यानी कि कितना यहाँ पे हो जाएगा जिला, कितने जिलों से होके बहती है? 7, 12 से अधिक, यानी कि 12 से अधिक, यानी कि सी। देखिए 12 जिला से होके बहती है। हाँ, छपरा इसमें छूट गया। देखिए 12 जिला में कौन होगा? पहले तो छपरा में प्रवेश करती है, सारण में, बक्सर, भोजपुर, पटना, फिर इधर वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, यानी कि कुल 12 जिला शामिल है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन बीपीएससी में, यानी कि जे में। आगे फिर पूछा, बिहार के किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? यानी कि 12 जिला में सबसे लंबी किस में बहती है? अब इसमें आपको देखना होगा भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, इनमें से एक से अधिक, यानी कि इसमें क्या लगाना होगा? पटना। पटना जिला में सबसे लंबा बहती है कौन? गंगा नदी। पटना में 99 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर अकेले कहां पे बहती है? पटना जिला में। और उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है? भागलपुर। भागलपुर में 97 किलोमीटर अर्थात 97 किलोमीटर कहां पे बहती है? और वो बहती है भागलपुर में। तो सबसे लंबा कहां बहती है? पटना में। और दूसरे स्थान पे कौन है? भागलपुर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? अब यहां पे देखिए, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी है, अजय नदी, जालंगी नदी, जोंक नदी। अब देखिए जोंक नदी कहां पे है? ये महानदी के भाग है। जोंक तेल, जोंक और तेल नदी किसका हिस्सा है? ये महानदी का हिस्सा है। महानदी का हिस्सा ही तो इसमें क्या लगाना होगा? जोंक। बाकी ये सब बिहार की बहने वाली नदी है। अजय नदी, पुनपुन नदी, जालंगी नदी, ये तीनों नदियां बिहार में बहती है, केवल जोंक को छोड़ के। ये जोंक कहां पे बहती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में बहती है जोंक नदी, तेल नदी, ये सब महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है, तो इसको डी लगाना होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। अब इसमें देखें, सोन नदी, हिंडन नदी,
गंडक नदी, शारदा नदी। अब यहां पे देखिए, गंडक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है, जबकि सोन नदी एक तरह से ये भी इसकी एक सहायक नदी आती है, रिहंद, और वो सोनभद्र में फिर ये निकल जाती है कहां पे, बिहार, सोनभद्र जिला से होते हुए बिहार निकल जाती है। शारदा और हिंडन बहती है, हिंडन के किनारे ही गाजियाबाद शहर है, और शारदा नदी आके किसमें मिल जाती है, सरयू में मिल जाती है, बहराई किसमें, आपके बाराबंकी में, बाराबंकी में मिल जाती है। तो इसमें अब मामला है गंडक नदी। गंडक नदी का कुछ हिस्सा बहता है नारायणी के रूप में, लेकिन अब इसे ही स्वीकार करेगा गंडक नदी। लेकिन मुख्य बात है कि सोन तो बहती ही है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा बनाती है, हालांकि वो मार्ग परिवर्तित करती रहती है, कभी इधर उत्तर प्रदेश में भी आती है, बिहार में भी जाती है, लेकिन बॉर्डर इलाका है, बनाती है, इसलिए उसे गंडक को मान रहा है। बाकी तीनों नदियां बह रही है, सोन, हिंडन और शारदा। आगे है, यहां पे देखिए क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण, असंघीय नमन के कारण, तृतीय कल्पनीय बलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिक विक्षोभ के कारण, और इनमें ए और बी तर्क संगत है। क्या लगा दिया जाए? देखिए, आप देखेंगे यू टर्न मारती है और वो एक तरह से पर्वत के कारण ही मारती है, वहां पे हिमालय पर्वत के कारण ही मारती है। अगर वो हिमालय पर्वत नहीं होता तो फिर यहां पे देखा जाए एक तरह से यहां से वो चाइना चली जाती, लेकिन उसी हिमालय के कारण वो भारत में यू टर्न मारती है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के असंघीय नमन के कारण, असंघीय नमन के कारण, यानी कि बी आंसर इसमें होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा, बीपीएससी में पूछा है, भारत में यरलुंग जंगमो नदी किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो चीन में, तिब्बत में यरलुंग जंगमो नदी है, उसी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। उसी को भारत में किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारा जाता है। यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। आगे है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी। क्या लगाना होगा? तीनों, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपयुक्त सभी। क्या लगाना होगा? सभी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, सभी। आगे है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होके बहती है? केवल 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। अब यहां पे देखें, यहां पे अरुणाचल प्रदेश से होके बहने की बात है, तो इसमें तो लोहित है। बराक कहां पे बहती है? मणिपुर, मणिपुर से सीधे असम चली जाती है। एक सुबनसिरी है, सुबनसिरी, तो ये भी अरुणाचल बहती है, तो यानी कि 2, 3 होगा। आंसर क्या होगा इसका? 2, 3। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां।
सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। आगे है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये बीपीएससी में पूछा है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की, ब्रह्मपुत्र की? ब्रह्मपुत्र की ही उपनदी है मानस, सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से पुकारी जाती है? सांगपो। सांगपो के नाम से भी तिब्बत में पुकारी जाती है। और यारलंग जंगबो कहां में पुकारी जाती है? चीन में। आगे ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। क्या लगाना होगा इसमें? भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, यही होगा ना? तिब्बत है, उस तरह नहीं है। बांग्लादेश पहले थोड़ा जाएगी, पहले भारत में जाएगी तब बांग्लादेश। तो इसमें पहले तो निकलना चाहिए तिब्बत से, फिर चीन जाना चाहिए, फिर भारत निकलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मुख्य रूप से उसमें देखना है कितने देशों से होके जाती है, यानी कि इसका बी आंसर जाएगा। भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, इन सभी से होके गुजरती है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था लेकिन अब नहीं है इस आधार पे, लेकिन इसको लगाना चाहिए था बी, लेकिन इसके अनुसार तो यही होगा, लेकिन बी इसका आंसर होना चाहिए था। आगे है निम्नलिखित में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? पहला दिबांग, दूसरा कामेंग, तीसरा लोहित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, तीन, एक, दो, तीन। क्या आंसर होगा? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर क्या होगा? केवल एक कि दो, तीन? तीनों सहायक नदी है, तीनों, यानी कि डी आंसर लगाना होगा। तीनों इसकी सहायक नदी है। आगे देखते हैं तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? नहीं। तीस्ता नदी तो सिक्किम के पास से निकलती है, लेकिन वहीं पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो वहां से निकलती है जहां पर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकलती है जहां पर आपका सिंध निकलती है, जहां से सतलज निकलती है, सिंध निकलती है, वहीं से कौन सी नदी निकलती है? आपकी ब्रह्मपुत्रा निकलती है। लेकिन तिब्बत निकलती कहां से है? ये तिब्बत, ये सॉरी तीस्ता कहां से निकलती है? ये तीस्ता निकलती है सिक्किम का जो सबसे ऊंचा झील है वहीं से निकलती है, वहीं से निकलती है। आगे देखिए एक सवाल और है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और तीस्ता की एक सहायक नदी है रंगित। ये भी सही है, ये सही है, क्योंकि रंगित नदी कई बार पूछा गया है। रंगित नदी यूपी कमीशन में पूछा है, रंगोथ ग्लेशियर से निकलती है, तीस्ता में आके मिल जाती है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। तो यहाँ पे क्या है? ये भी गलत है। जाके कहाँ पे मिलती है? ये सीधे सीधे जाके ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है और वो मेघना में मिल जाते हैं। डायरेक्ट कह रहा है ना कि जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ये नहीं है। गंगा में मिल जाती है और वो जाके किसमें गिर जाते हैं? फिर मेघना के रूप में जाके बंगाल की खाड़ी में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? केवल दो होना चाहिए, केवल दो। आगे है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है?
निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो आंसर क्या लगाना होगा? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। वहीं से सतलज भी निकलती है। तो ये सब मानसरोवर के चेंगडुआंग ग्लेशियर से निकलते हैं। मानसरोवर के चेंगडुआंग ग्लेशियर से निकलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु लगाना है। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को एसर्शन और दूसरे को रीजन कहा गया है। दूसरे को रीजन कहा गया है। इसमें क्या है? पहला, तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और दूसरा, नदी अपहरण हिमालय के नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदियों का एक प्रमुख गुण है। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसमें क्या सही है? तो यहां पे देखें, तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये तो सही दिख रहा है। लेकिन ये जो शब्द जोड़ दिया है, तो यहां पे क्यों ब्रह्मपुत्र में मिल गई और पहले गंगा में मिलते थे? क्योंकि वो जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहां संगम है वहीं पे मिलता है, डेल्टा के कारण। उसके बाद नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब ये नदी अपहरण कहने का मतलब क्या है? यानी कि ये बार बार कटाव करती है नदियां, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे के व्याख्या भी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2021 प्री में पूछा गया है। यानी कि पहले मार्ग बदलने से ही सेंस है। पहले जो तिस्ता थी वो पहले जाके गंगा में मिलते थे, लेकिन तिस्ता फिर अपना मार्ग रास्ता बदल लिया बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में रास्ता बदलने के बाद ये जाके किस में मिल गई? ब्रह्मपुत्रा में मिल गई। ब्रह्मपुत्रा में मिल गई। अब ब्रह्मपुत्रा नदी जब जाके गंगा में मिलती है तो तिस्ता उसी के साथ मिल जाती है। इसीलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर मेघना नदी कहाँ बनाते हैं? दोनों मिलकर बांग्लादेश में मेघना नदी के रूप में जाने जाते हैं। मेघना नदी के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं अब दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत के नदियों से भी सवाल पूछ जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन आईएएस मेंस में, प्री में, सब में पूछा जाता है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये सही है। ये नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से कड़े चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सही है। और छोटे मार्गों से तीव्र गति से चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है, ये भी सही है। ये भी सही है। तो दोनों एक दूसरे के व्याख्या भी कर रहे होंगे, यानी कि इसमें क्या आंसर जाएगा? ए आर। दोनों सही है। दोनों एक दूसरे के व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे छोटे मार्गों का अनुसरण करती हैं, इसीलिए यहां पे डेल्टा नहीं बनाती हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। सही है। नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश, रिफ्ट वैली, यानी कि रिफ्ट वैली बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां क्या बनाती हैं? रिफ्ट वैली में बहने का काम करती हैं। दोनों भ्रंश घाटी में बहने का काम करती हैं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए।
ए आर दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि वही सेम बातें हैं। आगे है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूरब की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? तो यहां पे देखें, यह एक रेखीय रिफ्ट वैली में विस्तृत है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। क्या आंसर होगा इसका? केवल एक, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें केवल एक लगाइए, क्योंकि यहां पे जो नदियां हैं नर्मदा एक दो दोनों सही हो जाएगा तब, क्योंकि नर्मदा तो बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, ताप्ती सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है, यानी कि इसका एक दो तीन, यानी कि कोई नहीं। इसमें लगा देना होगा एक दो तीन, तीनों सही हो जाएगा इसका, लेकिन विकल्प नहीं है, एक दो तीन जाएगा इसका आंसर। आगे है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, यानी कि किन दो पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या आंसर होगा? सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो उसका आंसर है, और वो है नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। आगे है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? यानी कि फिर पूछा तो शरावती होगी नहीं, माही होगी नहीं, साबरमती होगी नहीं, तो फिर आंसर क्या लगाना होगा? नर्मदा। नर्मदा नदी यहां पे दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। आगे है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और वो एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा तो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, और एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही है। यानी कि इसमें क्या होगा? ए गलत है, आर सही। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी में होकर बहती है? रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। उसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, हास्ट का। क्या लगा दिया जाए? यानी कि भ्रंश घाटी का। आगे है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? पहला महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो यहाँ पे नर्मदा को छोड़ के बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। आगे है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ये ज्वालामुखी मूल है, वायु मूल है, संरचनात्मक मूल है, हिमानी मूल है। तो क्या होगा? संरचनात्मक। क्यों संरचनात्मक? क्योंकि एक तरफ सतपुड़ा है, एक तरफ विंध्याचल है, इसी संरचना के कारण ये रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? फिर पूछा तो इसमें दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी में बहती है, दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है? फिर पूछ दिया तो इसमें क्या होगा? ताप्ती नदी। भ्रंश घाटी पूछ रहा है, रिफ्ट वैली, तो इसमें क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर क्या होगा? और वो होगा आपकी ताप्ती नदी। अगला क्या होगा? ताप्ती नदी।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर क्या होगा? फिर ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है, यानी कि नर्मदा के अंतर्गत वो आता है? राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। क्या लगा दिया जाए? हैं? यानी कि बस्तर, बस्तर तो नहीं जाएगा, राजनंदगांव होना चाहिए, क्योंकि देखिए राजनंदगांव भी छत्तीसगढ़ में ही है। ये सभी छत्तीसगढ़ के जिला है। अभी पूछ दिया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि अब छत्तीसगढ़ में नर्मदा जाती है तो कहां जाती है, ये पूछा। तो राजनांदगांव, क्योंकि राजनांदगांव 6% हिस्सा कवर्धा जनपद की, यानी कि राजनांदगांव और कवर्धा में जाती है, 2 जिलों में जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू की पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। ये बीपीएससी में पूछा है। यानी कि कहां से निकलती है? अमरकंटक से। ये दोनों कहां से निकलती है? तीनों सभी अमरकंटक से निकलती है। आगे है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है? नर्मदा, सोन और बगल में महानदी, यानी कि नर्मदा, इसके अनुसार नर्मदा, अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? फिर पूछा, तो कहां से होगा? अमरकंटक, अमरकंटक एमपी। आगे है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो इसमें क्या लगाना होगा? नर्मदा और ताप्ती। राप्ती के किनारे तो गोरखपुर शहर है, और राप्ती आके देवरिया के बरहज में मिल जाती है। किससे? गंगा से। बरहज में मिल जाती है किससे? गंगा, सॉरी, सरयुग से। सरयुग से मिल जाती है, और सरयुग जाके किससे मिल जाती है? गंगा से। तो गंगा घाटी की नदी है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती क्या है? ये पश्चिम की ओर बहती है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? यानी कि 1 और 2, ए आंसर। ये बीपीएससी में पूछा गया है। आगे है भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियां कौन सी है? 3 प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही। तो इसमें क्या लगाना होगा आपका? अच्छा, वही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? फिर देखिए पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहेगी? बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा नदी किधर की तरफ बह रही है? पश्चिम की। आगे है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से गोदावरी, कावेरी, कबाम, ताप्ती। तो क्या होगा? ताप्ती। ताप्ती कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है। आगे निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? तापी नदी। तापी नदी। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो आंसर क्या होगा इसका? कावेरी। यानी कि 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, कुछ मिला के पुनः मिल जाती है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, कावेरी ही होगा, क्योंकि इसीलिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कई जगह ये बढ़ जाती है, यानी कि कावेरी नदी 3 जगह बढ़ती है फिर मिलती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। आंसर क्या होगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। आगे है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होके बहती है? तो इसमें देखें कावेरी नदी बहती कहां से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होके बहती है।
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य विवाद है? कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य विवाद है? तो इसका आंसर क्या होगा? और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। नहीं नहीं, कृष्णा नदी है ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा? बी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश होगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे है, नदियों के लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही क्रम बताइए। यानी कि इसको लंबाई के अनुसार सजाना है, सही क्रम बनाना है। तो सबसे पहले किसको रखना होगा? गोदावरी को। गोदावरी के बाद किसको रखना होगा? नर्मदा को। नर्मदा के बाद किसको रखना होगा? महानदी की ताप्ती। महानदी को, फिर ताप्ती को। यानी कि आंसर क्या होगा? बी की डी? बॉय वाला। आगे है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम बताइए, सबसे लंबे से सबसे छोटे की ओर। अब आपको क्या बताना होगा? लंबे से छोटे की ओर। महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। क्या बताना होगा? इसमें क्या लगाना होगा? हाँ? गोदावरी पहले, लंबी से छोटी की ओर। यानी कि सबसे लंबा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, सबसे अंत में कहा? महानदी। सबसे अंत में किसको लगाना होगा? महानदी। आगे, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? 2 नदियों को आपस में जोड़ दिया गया। इसमें देखा जाए तो गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य कर दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताइए। यानी कि पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण, यानी कि आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे सजाना है। तो सबसे ऊपर देखिए कौन नदी होगी, इसके अनुसार ही दिखाना है। रेखा, स्वर्ण रेखा देखिए सीधे पश्चिम बंगाल में बह रही है। फिर देखिए आपका कौन होगा? महानदी, उड़ीसा में। फिर गोदावरी, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर बेंगई। यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए आंसर। ये पश्चिम बंगाल दिखाना है, उड़ीसा दिखाना है। अब ऊपर से नीचे राज्य को सजा लेंगे तो बन जाएगा। गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा भी, पेन्नार तमिलनाडु, कावेरी बेंगई। ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम है। आगे है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? अरिय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार। वृक्षनुमा, अनेक ब्रांचेज निकलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए यहां पे अपवाह कैसा होगा? और वो होगा वृक्षनुमा, यानी कि सी लगाना होगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। अब इसमें कौन सा सही नहीं है?
यानी कि कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक से। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, यानी कि सी आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी। जो नदी से अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी। कौन है? सिंधु। क्यों सिंधु भिन्न है? देखो यहां पे अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्ति का बात है। यहां पे देखिए नर्मदा का भी, ताप्ती का एक जगह है, महानदी का भी एक जगह है, लेकिन सिंधु कहां से निकल रही है? वो निकल रही है अंतर्राष्ट्रीय, फिर भारत में, फिर बहते हुए अंतर्राष्ट्रीय चली जा रही है। सिंधु, सिंधु नदी को लगाना है। महानदी तो करती है ना, वो मामला वो है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अब यहां पे देखें कौन सी नदी, तो देखें तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, लेकिन महानदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। महानदी क्या बनाती है? डेल्टा। महानदी कहां पे डेल्टा बनाती है? उड़ीसा के समीप। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती हैं? तो उसका आंसर क्या है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी। फिर पूछा तो क्या होगा इसका आंसर? ताप्ती एस्चुरी बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो उसका आंसर क्या है? महानदी। महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। बाकी गोदावरी कहां भी बनाती है? आंध्र प्रदेश में। और नर्मदा, ताप्ती बनाती ही नहीं है, ये एस्चुरी बनाती हैं, पश्चिम की ओर गिरती हैं। अब यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बिहार में पूछा, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखें। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? यानी कि ये तेल सहायक नदी है महानदी की। इसको मैंने कल पढ़ाया भी था, जो सामान्य बैच है उसमें। तेल और एक और जो नदी पहले पूछा गया था, दोनों को बताया था। तो डूब, तेल, डूब, ये दोनों महानदी की सहायक नदी है। इसमें क्या होगा? ये ई आंसर है इसका, बीपीएससी में खूब पूछा जाता है। ई आंसर है। ई का मतलब इसमें महानदी का नाम नहीं दिया है, इसलिए ई होगा। तेल कहां पे बहती है? ये उड़ीसा में बहती है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, उड़ीसा राज्य में बहती है। शिवनाथ, जोक, हसदेव, ईब, मांड। ईब भी पूछा जाता है, मांड भी पूछा जाता है, डूब भी पूछा जाता है, ये सब महानदी की सहायक नदी है। आगे है, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है? किन नदी में जल का अभाव पाया जाता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। तो इसमें पूछा जा रहा है किस में पाया जाता है? साबरमती घाट, ताप्ती घाट, कृष्णा घाट, कावेरी घाट। तो क्या लगाएंगे आप? यानी कि यहां पे जल का अभाव है साबरमती घाट और ताप्ती घाट, क्योंकि कृष्णा और कावेरी दोनों डेल्टा बनाती है, लेकिन साबरमती और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। तो वहां पे एक तरह से केवल पानी ही पानी है। इसका आंसर क्या होगा? और वो होगा 1 और 2। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और एक बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती है, और बंगाल की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में मिलती है और दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि यहां पे किसको देखना है? अमरकंटक। अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और ये जाके कहां पे मिल जाती है? नर्मदा में, सॉरी, सोन नदी मिलती है गंगा में, और जाके बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है, और नर्मदा नदी निकलती है, वो कहां जाती है? अरब सागर की तरफ।
यानी कि इसका आंसर क्या होगा? अमरकंटक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। यहां पे देखें, अब केरल से पूरब की ओर बहती है कि नहीं नदी? कोई कई नदियां बहती हैं। और मध्य प्रदेश से पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है। यानी कि इसमें आंसर क्या होगा? न तो एक सही है न तो दो सही है। डी दोनों गलत है, दोनों गलत है। न तो एक सही है न तो डी सही है। क्योंकि केरल में पूरब की ओर पंबार, भवानी, कबानी, ये सभी नदियां पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल में गिरने वाली जो सहायक नदियां हैं उसमें मिल जाती हैं। और नर्मदा, ताप्ती और माही पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का? किसको लगाना होगा? गोदावरी। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। क्योंकि सबसे बड़ी नदी लंबाई के दृष्टिकोण से इसमें कौन दिख रही है? गोदावरी दिख रही है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अब इसमें गोदावरी, गंगा के बाद गोदावरी, आगे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? गोदावरी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? फिर पूछा तो गोदावरी नदी। कहां से निकलती है गोदावरी? ये निकलती है आपके नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। नासिक जिला महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और इसी के तट पर कुंभ मेला लगता है। इसी के तट पर कुंभ मेला लगता है। आगे है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा? क्या लगाना होगा? गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बंसधारा, इंद्रावती, प्रणहिता, पेन्नार। इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? तो देखिए, पेन्नार तो नहीं होगी। पेन्नार तो सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कृष्णा और कावेरी के बीच में कौन सी नदी बहती है? पेन्नार बहती है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो पेन्नार नदी को हटा दीजिए। उसके बाद देखें, प्रणहिता और इंद्रावती, ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। अब है बंसधारा। बंसधारा है कि नहीं है? बंसधारा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा। देखिए, गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रणहिता, वर्धा, बेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजिरा, पूर्णा, प्रवा, मूला, दुधना। बंसधारा, पेन्नार, ये दोनों इसकी सहायक नदियां नहीं। आगे है, किस नदी की घाटी गहरी रिवाइंस के लिए विख्यात है? खंड भूमि के लिए, बीहड़, जिसे बीहड़ कहा जाता है। तो कौन सी नदी बीहड़ बनाती है? चंबल। रिवाइंस का मतलब बीहड़ समझ जाए, खंड भूमि लिख दिया है, घबराना नहीं है, बीहड़। और कौन सी नदी बीहड़ बनाती है? चंबल नदी। चंबल नदी को आप देखेंगे कानपुर से जब झांसी की तरफ जाएंगे तो बीहड़ ही बीहड़ दिखाई देगा, पूरा चंबल का बीहड़। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो देखिए, ब्राह्मणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी, ये दोनों नदी निकलती है रांची के पठार से। ब्राह्मणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी दोनों कहां से निकलती है? आपके रांची के पठारी क्षेत्र से निकलती है। अब यहां पे बच गया कौन? नागावली और बंसधारा।
नगावली और बंसधारा कहां से निकलती होगी? पूर्वी घाट से, उड़ीसा के पूर्वी घाट से, यानी कि 2 और 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस में आया है, कभी भी उठा के कहीं पर भी रखा जा सकता है। नगावली और बंसधारा किससे निकलती है? ये निकलती है पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से निकलती है। आगे है अरोह, आगे है आपका सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से एक नदी में मिलती है, जो सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो सिंधु नदी से डायरेक्ट मिलती है? यानी कि यहां पे देखें चिनाब, इन नदियों में कौन सी नदी है? चिनाब। चिनाब नदी ऐसी है जिसमें सभी नदियां जाके मिल जाती है, और वही मिठन कोट में पाकिस्तान में जाके चिनाब मिल जाती है, किसमें? सिंधु में, सिंधु में मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? चिनाब जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है राबी। ये नहीं ना, सतलज नहीं होगा, इसका आंसर चिनाब होगा। चिनाब भी जाके, चिनाब में ही जाके सतलज